तुम्ही आमचा हा व्हिडिओ स्पॉटिफायवर पण ऐकू शकतात आणि त्याआधी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करून जा आणि बेल आयकॉन दाबून जा। उसके बाद जब मैं कॉलेज के इंटरव्यूज के लिए गया ना, तो मैं 3 कॉलेज में गया और मैं तीनों कॉलेज में रिजेक्ट हो गया। मतलब मैं उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाया। मॅथ्स एक असा सब्जेक्ट जो लाखो लोकांची वीकनेस असतो, पण आज आपण एक अशा व्यक्तींशी भेटणार आहोत ज्यांनी या वीकनेसला एम्पावर करून हजारो मुलांच्या मनात जागा बनवली। सो कसं काय मंडळी, आय होप तुम्ही सर्व मजेत असाल आणि तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या या नवीन व्हिडिओमध्ये। तर आपण आज एक अशा व्यक्तींशी भेटणार आहोत ज्यांना काही लोक कोटा फॅक्टरीमधलं जीतू भैया बोलवतात, तर काही लोक सुपर 30 मधला आनंद कुमार। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की हा व्यक्ती जगात एक आहे। सो आपण सर्व स्वागत करूया द वन अँड ओनली तोशिब सर फ्रॉम आमची मुंबई। सो सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आपके मेंटर कौन है लाइफ में, बिकॉज आप हज़ारों बच्चों के बेस्ट टीचर हो। सो आपके लाइफ का बेस्ट टीचर कौन था? देखो कैसा होता है ना कि लाइफ का मेंटोर ये हम लोगों को खुद को डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा तो कोई खास ऐसा मेंटोर नहीं था, बट यस मैं कह सकता हूं कि मेरे लाइफ में मैंने कभी कहा नहीं ये बात कि मॉम डैड के साथ ही साथ मेरे जो मामू है, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं मामा, तो उनका मेरे पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। कि मतलब उनको देखकर कहीं ना कहीं मैं सीखा है कि जिंदगी में इंसान को क्या चाहिए। मतलब बेसिकली मैं आपको अगर बताऊं कि आज के तारीख में शॉर्ट एंड सिंपल में अगर मैं आपको बताऊं कि आपके सामने जो भी इंसान खड़ा है, चाहे वो आपका स्टूडेंट हो, आपका दोस्त हो, आपका दुश्मन क्यों ना हो, ठीक है, अगर आप उनसे अच्छे से बात करेंगे तो वो इंसान ऑटोमेटिकली आपके बारे में अच्छा सोचेगा, ठीक है। तो ये जो बड़ी सीख है, ये बड़ी सीख मैंने मेरे मामू से ली है। तो मेरे हिसाब से ये एक ही फंडा है जो आपको जिंदगी में कभी भी कोई भी मुसीबत आपके पास आने नहीं देगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके सर, बहुत सही था। लाइक आपके लाइफ में भी कोई था और आप भी हज़ारों बच्चों के लाइफ के टीचर हो, बहुत अच्छे टीचर हो। आपकी वजह से हज़ारों बच्चों को मोटिवेशन भी मिलता है और अच्छी सीख भी मिलती है। ये तो बड़ी बात है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो? लाइक मैंने आपको देखा है कि जब मैं आपके क्लास में पढ़ता था, सो आप सुबह निकलते थे घर से, दिन भर कॉलेज में सिखाते थे, उसके बाद क्लास में सिखाते थे, कभी कभी तो 2 क्लास लेते थे, लेकिन आपकी एनर्जी कभी ड्रॉप नहीं हुई। मैंने देखा है कि लास्ट अगर रात को 9 बजे तक भी आप क्लास लेते तो आपका एनर्जी लेवल उतना ही रहता है। आज भी हम जो ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने यूट्यूब ला लिया, उससे पहले आपके क्लास हुए, लेकिन अभी भी आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। सो ये एनर्जी लेवल आती कहाँ से इतनी? यस एग्जैक्टली, सही कहा आपने। इसका बेसिक फंडा यही है ना बेटा, कि देखो कैसे होता है ना कि आपके गोल्स फिक्स होने चाहिए। मतलब कैसा है ना कि मुझे पता है कि मुझे मेरे गोल्स क्या है, मेरे लाइफ के लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स अगर क्लियर है कि मुझे ये पाना है, तो वो पाने तक आप क्यों थकोगे ना, आप टायर्डनेस फील ही नहीं कर सकते। आपको पता है कि ये एक बड़ी बात होगी मेरे लिए, ठीक है। अगर मान के चलिए कि मैं मेरे लिए सोच रहा हूं, तो ये मैं ऐसा सोचता हूं। अभी एक दूसरी बात एज ए टीचर की, जैसे कि आपने कहा कि मैं अभी भी मतलब 9 साल से मैं अभी भी 10-10 घंटा पढ़ाता हूं, ठीक है। बट होता क्या है ना कि जैसे कि मान के चलिए कि मेरा लास्ट का लेक्चर है, बराबर है, मेरा लास्ट का लेक्चर है, मान के चलिए कि मैं अभी 8वां लेक्चर ले रहा हूं, बट जो 8वें लेक्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो वो पहला लेक्चर है ना। तो वो लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि सर हमारे लिए पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। तो अगर वहां पे अगर मैं लेजीनेस दिखाऊंगा या अगर वहां पे मैं ये बताऊंगा कि मैंने बहुत पढ़ाया है, तो वो तो बोलोगे उसमें आपकी गलती है, हमारे लिए तो आप पहली बार आए हो। तो मुझे वही एनर्जी जो मैंने पहले लेक्चर में मेंटेन रखी है, वही एनर्जी मुझे लास्ट लेक्चर तक भी मेंटेन रखनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट ईयर जो लास्ट के बच्चे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं वो पहला लेक्चर है। तो ये बातें होती है कि जो हमें खुद को मोटिवेट करती है, खुद को चार्ज रखना पड़ता है, क्योंकि यही तो हमारा, इसी पे हमारा करियर है। अगर हम लोग थक गए तो फिर आगे चल के कोई दूसरा तोशिब सर जन्म ले लेगा, ऐसा मुझे लगता है। सर
आपने क्या पहले से डिसाइड करके रखा था कि मुझे लाइफ में आगे जाके टीचिंग में करियर करना है, या फिर कुछ मोड़ आए और आप टीचिंग फील्ड में आए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। सच कहूं ना तो मैंने मेरे 2011-12 में जब मैं पास आउट हुआ ना, तभी मेरा कोई एम नहीं था कि मुझे टीचर बनना है। मेरा ये एम था कि मुझे बिजनेस करना है। उसके बाद जैसे ही मैं पास आउट हुआ तो किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जॉब किया। 7 महीना मैंने मलाड में काम किया। उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि यार फिजिकल वर्क मुझसे नहीं होगा। टू बी ऑनेस्ट कि मुझे ऐसा लगा कि मैं ज्यादा काम मेहनत मतलब फिजिकल वर्क नहीं कर सकता। तो फिर अभी घर पे क्या बोले, तो इसके लिए मैंने घर पे बोला कि मुझे मास्टर्स करना है। तो अभी मास्टर्स करना है तो 2 साल का मास्टर्स है, तो उसके लिए साइड बाय साइड क्या करें। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं। तो कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद मेरा पहला लेक्चर हुआ मैकेनिकल के बच्चों में, और बच्चों को वो लेक्चर बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश हुए कि सर बहुत सही पढ़ा रहे। और जैसे ही वक्त बीतता चला गया, मुझे आज भी याद है कि उसी कॉलेज में मुझे 7 अलग अलग क्लासेस से कॉल आया था कि सर आप हमारे यहाँ पे पढ़ाने के लिए आओ। तो फिर मैंने सोचा यार ये क्या हो रहा है लाइफ में, जो चीजें मैंने सोचा ही नहीं है उस तरफ मैं क्यों बढ़ रहा हूं ऐसा। तो उस वक्त भी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, किसी दूसरे के क्लासेस में पढ़ाने से अच्छा है क्यों ना खुद का ही चालू कर दे। तो बस गो विद द फ्लो। मतलब एक बेसिक मैं बच्चों को यही कहूंगा ना कि हर बार ऐसा नहीं होता है कि जो आप सोचते हो वही आपको मिलेगा। कहीं कभार आपको किस्मत के साथ भी चलना पड़ता है। और अगर जिंदगी में सक्सेस पाना है तो मैं आपको सीधा मंत्र बता देता हूं कि जो काम आपके सामने आए उसको 100% करने की कोशिश करो। इसमें होता क्या है, या तो आपको उस काम में अच्छा खासा सक्सेस मिलेगा, या ऐसा होगा कि उस काम से आपको एक बैड एक्सपीरियंस मिलेगा। समझ में आ रहा है? वो बैड एक्सपीरियंस आपको आगे वाले काम में यूटिलाइज करने में हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है कि कोई भी काम आपके सामने आए ना जिंदगी में, जब तक आप मर नहीं जाते तब तक जो भी काम आपके सामने आए उसको करते रहो। बिल्कुल मत सोचो कि ये छोटा काम है या बड़ा काम है। मुझे आज भी याद है मैंने कंपनीज में जेरोक्स मारने का भी काम किया है, बट मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि यार ये काम मैं एज ए इंजीनियर क्यों करूं। बट यस, कहीं ना कहीं हमें जो भी काम है वो हर काम हमारे लिए नया होता है और उसे हमें सीखना होता है। इसी की बदौलत आज मुझे बताने में बेहद खुशी हो रहा है कि आज अपना ये जो छोटा सा क्लास है उसमें आज भी 30 से ज्यादा प्रोफेसर जुड़ चुके हैं। ओके सर, मतलब लाइफ हमें जो देती है हमें उसे एक्सेप्ट कर आगे बढ़ना चाहिए। एंड लाइफ हमेशा अच्छी चीज़ ही देगी, बुरी चीज़ देगी तो उसमें भी हमें अच्छा ढूंढना चाहिए। ओके सो सर, आपसे बात करने से पहले मैंने आपका फेसबुक प्रोफाइल विजिट किया, एंड लाइक आज से कुछ साल पहले मैंने जो तोशिब सर देखे वो आज से बहुत अलग थे। लाइक फिजिकली दिखने में बहुत अलग थे, लेकिन आपका जो नेचर है कि आप जिस तरह से बात करते हो लोग अट्रैक्ट होते हैं। सो ये नेचर पहले से ऐसा था या फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़े वैसा बना? यस, पहले से ही ऐसा था कि मैं मतलब ऐसा हूं ना कि अगर मुझे दोस्त बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं अनजाने लोगों के साथ भी जाके बचपन में भी क्रिकेट खेलता था, और आज भी अनजाने लोगों के साथ बैठकर उनके साथ मैं 2-2 घंटे भी गपशप लड़ा सकता हूँ। क्योंकि ये या तो देखो, इसमें भी मैं आपको सच बात कहूँ ना कि जैसे कि आपने मुझे पहला क्वेश्चन पूछा ना, हु इज योर मेंटोर, तो वही है, मेरे मामू ही थे जिन्होंने मुझे ये सब बातें सिखाई है कि आपको अगर टीम लीड करना है तो टीम का लीडर बनने के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा। तो ये बातें मैं वक्त के साथ साथ सीखता गया, मतलब पहले से पता थी बट उसको ब्रशअप करता गया, और यही बातें आगे चल के मुझे जिंदगी में कामयाब बनाने में थोड़ा बहुत सक्सेस जो भी मैंने आज पाया है 0.1%, उसमें ये मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। सर, तो आपके जो फ्रेंड्स थे, यानी जो इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स हो गए या फिर स्कूल के फ्रेंड्स जो कभी कभार मिलते रहते हैं, सो आज के टाइम में तोशिब सर यानी मतलब बच्चों के लिए, लाइक हमारी उम्र के जो बच्चे हैं या फिर हमारे जो कोई फ्रेंड्स है उनके लिए तोशिब सर यानी एक सेलिब्रिटी की तरह ही है। ओके, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी की तरह हमारे लिए तोशिब सर है। सो आपके जब कोई फ्रेंड्स देखते हैं आपकी सक्सेस को तो उनका रिएक्शन क्या होता है, वो आपके बारे में क्या सोचता है या फिर आपको क्या बताते हैं? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बट ये सेलिब्रिटी तो नहीं है, बट हम लोगों ने कैसा है ना, पिछले 9 सालों से, मतलब अभी 10वां साल चालू है, हम लोगों ने स्टूडेंट्स को जितना हो सके उतना देने का कोशिश किया।
और आज भी आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब आफ्टर 10 इयर्स कंप्लीटिंग मतलब ऑफ माय एजुकेशन फील्ड, टीचिंग फील्ड, आज भी मेरे बहुत सारे फैमिली फ्रेंड्स या मेरे कॉलेज हॉस्टल फ्रेंड्स, वो लोग आज भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भाई तू करता क्या है। उनका आज भी यही सवाल होता है। मतलब अभी भी मुझे 2 दिन पहले कॉल आया था मेरे एक सीनियर का, उन्होंने भी यही कहा कि भाई तू करता क्या है यार, लोग तुझे इतना चाहते क्यों है। तो मैं बस उनको यही बात कहता हूं कि कुछ करता नहीं हूं, बस उनके जो डिजायर्स है, उनकी जो उम्मीदें हैं मुझसे, उसको फुलफिल करने का कोशिश करता हूं। और उसके बाद स्टूडेंट्स हो या उनके पेरेंट्स हो, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं बेसिकली। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, टचवुड, कि इतना प्यार मिला। और फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स भी कहीं ना कहीं आज उस बात को धीरे धीरे क्यों नहीं होता है, एक्सेप्ट करना चालू किए हैं। ओके, यानी तौसीफ सर का नेचर ही कुछ ऐसा है कि लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर आगे का तो आप सबको ही मालूम है। और एज आई सी कि आपके जो डैडी थे वो पुलिस में थे, सो कभी आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके डैडी उन्होंने कहा नहीं कि तुम भी आगे जाकर पुलिस में ही आ जाओ, क्योंकि डैडी भी है तो बेटा भी इसी लाइन में आ जाएगा, सब सेटल हो जाएगा? यस बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली उन्होंने कहा नहीं, बट मेरा खुद का भी ये सपना था कि मैं मतलब 30 साल पुलिस क्वार्टर्स में रहा हूँ दादर में, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार ये लाइफ सबसे बेस्ट है, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट का रूम है। बट 10th के बाद आप बिलीव नहीं करोगे, 10th के बाद मैंने जब 11 के लिए एडमिशन लिया तो मैंने सारे कॉमर्स के फॉर्म फिल किए थे, और कॉमर्स के फॉर्म फिल करने के बाद मुझे कहीं पे भी नंबर नहीं लगा। मतलब एक्चुअली जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में चाहता था वहां पे लगा ही नहीं। तो फिर मैं बोला कि चलो साइंस में, एक हमारे घर के पास टेक्निकल फील्ड था तो वहां पे ले लेते हैं। तो वहां पे अप्लाई किया और मुझे मैकेनिकल मेंटेनेंस मतलब साइंस में वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लग गया। और उसके बाद से जिंदगी अभी साइंस में चली गई। तो फिर एक होता था ऐसा कि साइंस किया है तो पुलिस में क्यों आ रहा है, तो बस वही चीज के वजह से पुलिस का फॉर्म ने फिल किया। अदरवाइज अगर कॉमर्स होता तो मुझे लगता है कि मैं भी शायद पुलिस में चला जाता। फिर लोगों ने इंजीनियरिंग के लिए प्रेफर किया, मैं बोला चलो गो विद द फ्लो, ऐसे। मतलब इसी तरह आप इंजीनियरिंग में आ गए। सो आपको ये इंजीनियरिंग लाइफ कैसी थी सर? इंजीनियरिंग लाइफ माशाल्लाह बहुत सही थी। मतलब जिंदगी के वो जो 4 साल थे वो लाइक कभी लौट के नहीं आ सकते ऐसे साल थे, क्योंकि जो हॉस्टल लाइफ होता है ना, और मैं हर स्टूडेंट को ये बात कहूंगा कि जिंदगी में अगर खुद को स्ट्रांग बनाना है, मतलब अगर कायर की तरह नहीं रहना है, तो एक बार चाहे वो 6 महीने के लिए हो, साल भर के लिए हो, हॉस्टल का लाइफ आपको देखना होगा। क्योंकि हॉस्टल के लाइफ में जैसे हम लोग कहते हैं हाथ की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, उसी तरह से आपको हॉस्टल में हर किस्म के लोग मिलेंगे, हर मेंटालिटी के लोग मिलेंगे। तो उनके साथ आपको मैच करने के लिए आप खुद को जो बिल्ड करते हो, आप खुद को जो चेंज करते हो, वो बहुत जरूरी है। तो ये सारी बातें मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको हॉस्टल लाइफ में सीखने को मिलेगी। तो ये आपको करना ही पड़ेगा। ये मैं हर स्टूडेंट को कहूंगा कि कभी ना कभी जिंदगी में, चाहे एजुकेशन के लिए हॉस्टल में रहो या आगे चल के जॉब के लिए हॉस्टल में रहो या बैचलर्स में रहो, बट ये आपके लिए बहुत सही एक करियर को टर्न देने वाला पॉइंट होगा, ऐसा। ओके, मतलब बीइंग अलोन, अगर इंसान अकेला रहना सीख जाता है तो दुनिया की सारी चीज़ें सीख जाता है। सो हम जो तौसीफ सर आज देखते हैं, मतलब वो तौसीफ सर बहुत मोटिवेटेड है, बहुत एनर्जेटिक है, लेकिन इससे पहले लाइफ में कभी आप डीमोटिवेटेड हुए हो क्या? अगर हुए भी हो तो उसे आपने टैकल कैसा किया है? लाइक डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये आजकल के बच्चों में तो एकदम कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। सो आपके टाइम में भी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था क्या? होता है, हर इंसान के साथ ऐसे होता है। हर चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोई भी आम इंसान हो। इसमें एक बेसिक फंडा मैं आपको बता देता हूं ना। इसमें मेरा एक सबसे भारी फंडा ये था कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट कब होता है आपको पता है? एट द टाइम ऑफ सबमिशन, बराबर है? तो ये सबमिशन के टाइमिंग का जो फ्रस्ट्रेशन है, इसको मैंने बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके रखा था। और ये फंडा मुझे लगता है हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने या हर उस स्टूडेंट ने सुनना चाहिए जो सबमिशन को लेकर, क्योंकि आज बच्चे प्यार मोहब्बत इसको लेकर ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं। अगर होते भी है तो वो वन साइड लवर्स एसोसिएशन हम लोग जिसको कहते हैं, बट ये होना भी नहीं चाहिए। बट अगर बच्चों का अगर ये जो इंपॉर्टेंट टैकल पॉइंट है कि मैं ऐसे सोचता था कि मैं कॉलेज में सबमिशन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता था।
तो मैं यही सोचता था कि एक मान के चलिए कि अगर सपोज कि जनवरी में कॉलेज स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, तो मई में एग्जाम होता है, तो मतलब अप्रैल तक आपको सबमिशन करना होता है। और इंजीनियरिंग कॉलेज में सबमिशन लास्ट मोमेंट तक बच्चों का कराते नहीं है, एक बच्चों को कम से कम 50 बार बुलाते हैं, बच्चे इतने गालियां देते हैं टीचर्स को। तो मैं एकदम बेसिक था, मैं सबमिशन के लिए जाता ही नहीं था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सबमिशन के लिए कभी गया ही नहीं। और मुझे बच्चे पूछते थे कि तू जाता क्यों नहीं है, तो मैं बोलता था कि देख, अगर अप्रैल का 30 तारीख लास्ट है ना, तो मैं क्या करता था, 10 अप्रैल को जाता था, और मुझे पता था कि सर मुझे वापस भेजेंगे। तो वापस भेजने के बाद मैं खुद को यही बात बताता था कि ये सर मुझे कितना दिन परेशान करेगा, ज्यादा से ज्यादा 30 अप्रैल तक, क्योंकि उसके बाद तो उसको सबमिशन करा के लेना ही है ऐसा। तो मैं डायरेक्ट 30 अप्रैल को चला जाता था। वो खुद बोलता था तू बहुत लेट आया, मैं बोलता था सर बहुत भीड़ था, टाइम नहीं मिलता था, जब भी आता था नंबर आने के बाद आप चले जाते थे। तो ये ऐसा टैकल करने का एक बेसिक पॉइंट है ना, कि हमारे एचओडीज ने हम लोगों को कहा था एट द टाइम ऑफ इंजीनियरिंग कि लाइफ इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। जो मैं बच्चों को कहता हूं, इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क का यहाँ पे कोई भी जरिया नहीं है। हर चीज में स्मार्ट वर्क ढूंढना चालू करो, चाहे वो सबमिशन हो, लाइफ का सबमिशन क्यों ना हो, आपके खुद के लाइफ का सबमिशन। क्योंकि देखो एकदम सीधी बात है, मैं आपको बताता हूं ना, जिंदगी में बुरा से बुरा क्या होता है, जिंदगी में बुरा से बुरा या तो आप मर जाओगे या आपका कोई करीबी मर जाएगा। इसके ऊपर कोई जिंदगी में बुरी चीज नहीं है, मतलब कोई गम वाली बात नहीं है, तो ये नहीं है। इसके अलावा अगर जो भी होता है वो वक्त के साथ साथ वो इंसान उस जख्म पे मलहम लगा ही लेता है। मतलब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ओनली, टाइम का खेल है और कुछ भी नहीं है। मैं तो बोलता हूं बी पॉजिटिव, और कुछ नहीं है। जब तक जिंदा हो तब तक पॉजिटिव सोचो, ऐसा। मतलब अपने बुरे टाइम में भी अगर हम पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दे तो हम भी तोशिब सर की तरह आगे जाके बन सकते हैं। नहीं, आप तोशिब सर से भी बहुत अच्छा बन सकते हैं, ऐसा मैं कहूंगा। तो सर आपने फेलियर कभी फेस किया है क्या? लाइक जैसे आपने बताया 2 मिनट पहले कि आपने बहुत सारे जॉब्स देखे, फिर कॉमर्स, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा फेलियर जिसने आपको एकदम नीचे ढकेल दिया हो, ऐसा कभी आपके लाइफ में हुआ है क्या? यस, देखो कैसे होता है ना कि मैं आज भी मुझे मतलब बताने में ये होगा कि जब मैं 2012 में पास आउट हुआ, ठीक है, 11-12 में, तो उसके बाद जब मैं कॉलेज के इंटरव्यूज के लिए गया ना, तो मैं 3 कॉलेज में गया और मैं तीनों कॉलेज में रिजेक्ट हो गया। मतलब मैं उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाया, क्योंकि जस्ट पास आउट बंदा था, लाइफ को कोई गोल्स नहीं थे, कोई सीरियसनेस नहीं था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मैथ्स का अगर मुझे उस टाइम कोई पूछता था कि a+b² क्या है, तो मुझे वो भी नहीं पता था, क्योंकि हम लोगों ने बस लाइफ को एंजॉय करते करते इंजीनियरिंग किया था और कभी सोचा नहीं था ना कि आगे चल के a+b² पे मेरी रोजी रोटी चलेगी। तो 3 बार फेल होने के बाद मैं सोचा यार, मतलब मैंने इंजीनियरिंग में किया क्या है। तो उसके बाद थोड़ा कहीं जाके सेटल डाउन हुआ, एक कॉलेज में जॉब, जिस कॉलेज में मैं पहले लगा था, भांडुप में कॉलेज था वो, वहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गया। और अपॉर्चुनिटी आप बिलीव नहीं करोगे, वहां पे अपॉर्चुनिटी मुझे कैसे मिला, मतलब बहुत सारे लोगों ने वहां पे मतलब शायद कुछ सैलरीज की वजह से लोगों ने ना बोल दिया था, और मैं अकेला था कि मुझे भाई कुछ भी सैलरी दो बट मुझे लो, ऐसा। तो मैं बोला यार चलेगा, आप मुझे अगर मतलब 2-3 हजार भी दोगे तो भी चलेगा, बट मुझे अंदर लो। तो ये सोच के मैं चला गया और उसके बाद ऑटोमेटिकली लाइफ ने मतलब करवट बदल दी और तोशिब शेख का तोशिब सर माशाल्लाह बन गया, ऐसा मुझे लगता है। सर आप जिस तरह से सिखाते हो, लाइक आपकी क्रिएटिविटी, लाइक आप जो फॉर्मूला सिखाते हो, मुझे अभी भी याद है आपने जब हमें M2 सिखाया था, उसमें जो डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलेस थे उसमें आपने एक स्टोरी बनाई थी कि 2 बच्चे होते हैं, साइकिल लेके जाते हैं, या फिर वो सॉम या टॉम का कोई तो सब्जेक्ट है जिसमें आप बाहुबली की स्टोरी सुनाते हो। सो ऐसे सो इस तरह की स्टोरीज आप कैसे बना लेते हो? इतनी क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? एक्चुअली सीन क्या है ना, इसमें भी एक थोड़ा सा स्टोरी है कि हुआ ऐसे ना कि जब मेरे डिप्लोमा के पास आउट बच्चे, जब मैंने उनको मैथ्स पढ़ाया, तो जब वो लोग डिग्री में चले गए, तो डिग्री में जाने के बाद मतलब तभी तो मैं डिग्री पढ़ाता नहीं था, मतलब 5 साल पहले की बात है, ठीक है। तो वो बच्चे डिग्री में, मैं पढ़ा नहीं रहा था क्योंकि टाइम का भी इशू था और मैंने तभी चालू भी नहीं, सोचा भी नहीं था। तो वो कहीं दूसरे तरफ क्लासेस के लिए गए और क्लासेस में जाने के बाद वहां पे उनको वो क्लासेस बहुत अच्छा लगा। और जब वो मुझे मिलने के लिए आए तो उन्होंने मुझे बोला एक्चुअली कि सर
वो सर है ना बहुत भारी पढ़ाते हैं, स्टोरी बताते हैं। तो फिर मैंने सोचा यार ये क्या बात है, तो मैं बोला ये अभी अपनों को भी मतलब हमें भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान क्या है ना एक दूसरे से सीखता है, कोई हमसे सीखता है तो कोई हम किसी से सीखते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं भी स्टोरीज बताना मतलब वीडियोस में लेक्चर्स में स्टोरी बताना चालू करूंगा। पिक्चर टेलिंग लोगों को अच्छा लगता है, तो उस दिन से मैंने सोचा कि स्टोरीज पे पढ़ाते हैं। और वही एक प्लस फैक्टर निकला मेरी जिंदगी का कि जब मैं बड़े क्लासेस में इंटरव्यू के लिए गया बाद में विद्यालंकार जैसे, तो वहां पे वही इंटरव्यू दिया मैंने स्टोरी पे, बाहुबली पे। और वो वहां के क्लासेस के जो ओनर्स थे उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने कहा यार इतने दिन पे कहाँ थे आप हमारे पास आए क्यों नहीं। तो ये जिंदगी का एक अच्छा टर्निंग पॉइंट था। सो सर आपको कभी गुस्सा आता है कि नहीं? लाइक मैंने जितना आपको देखा है आपने कभी गुस्सा नहीं किया। लाइक अगर आपको गुस्सा भी आता है ना, आप इतने प्यार से बोलते हैं ना कि वो गुस्सा गुस्सा नहीं लगता। मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है। सो आपको गुस्सा आता है कि नहीं? सच में कहूँ ना, मैं बहुत ज्यादा गुस्से वाला इंसान हूँ। सच्ची में बात करता हूँ ना, मेरे घर पे सबको पता है। बट मेरा सीन क्या है ना कि अभी स्टूडेंट्स तो बहुत कम एज के है ना। अभी होता कैसा है ना कि स्टूडेंट्स आज की उम्र में हम लोग स्टूडेंट्स को मार नहीं सकते। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो उनको मार नहीं सकते और उनको डांट भी नहीं सकते ज्यादा, क्योंकि एक होता है कि स्टूडेंट का फिर ईगो हर्ट हो जाता है। तो उनको जितना प्यार से समझा सकते हैं तो उतना प्यार से समझाना पड़ता है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि टेम्पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते और कभी कभार गुस्सा निकल जाता है। बट 99% आज तक तो मुझे जितना पता है कि मैं स्टूडेंट के सामने कभी गुस्सा नहीं निकाल पाया। और अगर कंट्रोल नहीं होता है तो कभी अकेले में थोड़ा सा खुद को ही गाली देता हूँ या खुद को ही मार लेता हूँ कभी कभार, कि कुछ काम अगर मेरा नहीं हुआ, कि जो मैंने सोचा था कि मुझे ऐसा इंप्लीमेंट करना है, कि मुझे इस टाइम ये गोल अचीव करना है, ये नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, तो मैं अकेला ही ऊपर जाके कभी टेरेस पर जाकर खुद को ही सवाल पूछता हूँ, खुद को ही 2 कान के नीचे भी मार लेता हूँ कि यार तूने गलत किया दोषी, तुझे ये करना चाहिए था। क्योंकि आप खुद से बात करना सीखोगे ना तो बहुत सही बात है, ये ऐसा है। तो सर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? आगे के लिए आपने क्या क्या चीज़ें सोच के रखी है? फ्यूचर प्लान्स ऐसा कुछ लॉन्ग टर्म गोल में मेरा बेसिक प्लान यही है कि इंशाल्लाह मुझे मोटिवेशनल स्पीकर की ओर जाना है, कि बच्चों को आज के तारीख में एजुकेशन के साथ साथ मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि लेक्चर्स तो कोई भी पढ़ा लेता है, बट स्टूडेंट्स को जो चाहिए एजुकेशन, बच्चे कॉलेज के टीचर्स पे कभी डिपेंड थे ही नहीं और ना ही कभी रहेंगे। वो तो आजकल यूट्यूब से फ्री लर्निंग भी ले रहे हैं। कॉलेज में जाने का मकसद यही है कि सिर्फ सर्टिफिकेट मिलता है। जिस दिन यूट्यूब एजुकेशनल सर्टिफिकेट देना चालू कर देगा तो मुझे लगता है कि कॉलेजेस भी बंद हो जाएंगे। तो बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, तो वो उनको बताने के लिए कोई सर चाहिए। तो मेरे हिसाब से यही एक पॉइंट है जो स्टूडेंट्स को मेरी ओर अट्रैक्ट करता है कि सर एजुकेशन भी पढ़ाते हैं अच्छे से अच्छा, और उसी साथ साथ इंशाल्लाह वो मोटिवेशन भी उतना ही बढ़िया करते हैं ऐसे। तो सर आज के टाइम पे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आप अपने लाइफ से खुश हो या नहीं हो, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है हैप्पीनेस नाम का, कि लोगों को सक्सेस मिल जाती है, बहुत पैसा भी मिल जाता है, लेकिन वो हैप्पी नहीं रहते। सो आपके नज़रिए में आप खुश हो या नहीं हो आज के टाइम में? एग्जैक्टली अगर कंपनी में जॉब करता ना तो शायद मैं खुश नहीं होता। बट ये फील्ड मैंने चूज नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट। मैंने टीचिंग चूज नहीं किया था, बट मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट आने लगा, टीचिंग मुझे अच्छा लगने लगा, और मेन चीज मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट को अच्छा लगने लगा, तो वो सेटिस्फैक्शन मुझे मिलने लगा। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, रास्ते का भिखारी भी पैसा कमा लेता है, बट जो सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन का सबसे बड़ा मतलब ये है एज अ टीचर कि जब आप किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हो और क्वेश्चन खत्म होने के बाद स्टूडेंट को जब आप देखते हो सामने खड़े रह के, तो स्टूडेंट के चेहरे पे एक हल्का सा स्माइल आता है और वो स्माइल आपको बताता है कि इसको सवाल समझा या नहीं समझा। तो वो अगर आपको दिल को छू लिया ना तो इसका मतलब आप सेटिस्फाइड हो। और जब तक स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, और इंशाल्लाह आगे भी समझ में आएगा, मैं उम्मीद करूंगा, तब तक मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड ही रहूंगा ऐसे। तो सर जैसे आपने बताया कि आपने जब 12 साल पहले ये टीचिंग करी, या फिर आप पास आउट होकर आपने जब टीचिंग करियर स्टार्ट किया था, सो आप कैसे थे? क्योंकि टीचिंग आपने चूज किया हुआ करियर नहीं है, लाइफ ने आपको दिया है। तो तभी आपकी हालत कैसी थी कि मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ,
तो आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, तब का सिचुएशन क्या था आपके लाइफ में? नहीं देखो कैसा है ना कि मैं एक ऐसा इंसान हूं ना कि मैं ज्यादा सोचता नहीं हूं कि मुझे ये चीज चालू करना है तो मेरा क्या होगा कैसे होगा। अभी सीधी बात है, यूट्यूब का एक बात लेते हैं कि यूट्यूब मैंने 1 अप्रैल को वीडियो डाला सबसे पहला। मैंने सोचा नहीं था ना कि आगे क्या होगा। मैंने यूट्यूब चालू क्यों किया पता है आपको? कि मुझे लॉकडाउन में खुद को एंगेज रखना था। क्योंकि क्या होता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, क्लासेस बंद है, तो मैं बोला खुद को एंगेज रखूंगा। और एंगेज रखते वक्त ये था कि कुछ अच्छा दूंगा। तो एग्जाम अपडेट्स मैंने अच्छे से अच्छा देने का कोशिश किया। तो जो चीज आप खुद को एंगेज रखने के लिए और सामने वालों को अच्छा देने के लिए कोशिश करते हो ना, तो फिर ऑटोमेटिकली आप लाइफ के बारे में छोड़ दो। अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। तो मैंने टीचिंग के बारे में भी सोचा नहीं था। मैंने वही बोला ना कि या तो आप अच्छा सीखोगे या तो बैड एक्सपीरियंस लेके बाहर आ जाओगे, या तो सक्सेस या तो बैड एक्सपीरियंस। ऐसा फेलियर नाम की चीज है ही नहीं यहाँ पे। है ही नहीं। ओके, मतलब कुछ ना कुछ मिलेगा, जो कुछ मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव चीज़ें मिलेंगी नहीं। सो सर, आपके हिसाब से इंडिया का फ्यूचर क्या है? इंडिया का फ्यूचर देखो, हम ये यूथ ही है, सारा यूथ जनरेशन ही इंडिया का फ्यूचर है। अभी यहाँ पे चीज ये है ना कि जैसे कि मुझे ये बात लगता है कहीं ना कहीं कि जितना भी यूथ है, ये सारा यूथ जॉब को छोड़कर, मतलब सारे तो बच्चे जॉब नहीं छोड़ सकते, बट जितना हो सके उतना हम लोगों को बिजनेस की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसा है, तो जितना हम लोग बिजनेस में आगे बढ़ेंगे उतना ही इंडिया आगे बढ़ेगा। अगर इंडिया जॉब ही करता रहेगा तो इंडिया आगे कभी बढ़ नहीं सकता। हम लोग आज भी कहते हैं कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं, बट हकीकत यह है कि मैं अमेरिका, जर्मनी, इटली के नीचे काम करता हूं। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हम लोग क्यों ना खुद की मल्टीनेशनल कंपनी यहां पे बनाएं। ऐसा तो ये कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस की ओर हर इंसान को बढ़ना चाहिए। ऐसे सर, जिस तरह आपने कहा कि जो यूथ है वो ही इंडिया को अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं, लेकिन अगर हम आज के टाइम में देखें, जो कुछ हमारी यूथ है वो सारे गलत डायरेक्शंस में जा रहे हैं। गलत नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह से ना गलत टाइप का डायरेक्शन है। लाइक टिकटॉक पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या फिर पबजी खेलने में दिन भर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या फिर गलत काम कर रहे हैं। यानी कि जो उन्हें अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए वो चीज़ें नहीं सीख रहे। हमारे पास सबसे बड़ी पावर है इंटरनेट की पावर, लेकिन हम उस इंटरनेट की पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ दी जो गलत इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं वो यूथ है। सो ऐसे लोगों के लिए आपका मैसेज क्या है? सही बात है। देखो चीज क्या है ना, मैं आज भी देखता हूँ एज ए यूट्यूबर, मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स पबजी खेल के अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। बट यहाँ पे लोगों को सोचना होगा कि आप उनके लाइव स्ट्रीम को तकरीबन मैं देखता हूँ 40,000 लोग देखते हैं, उसमें आपको क्या फायदा है? मतलब चीज ये है ना, वो खुद का पैसा कमा के निकल रहे हैं। ऐसा है, तो आपको ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रोकनी होगी। और आपको मतलब आप कैसे खुद को आगे बढ़ा सकते हो, खुद को कैसे अच्छे से अच्छा बिल्डअप कर सकते हो, उसके बारे में सोचना होगा। टिकटॉक तो जहां तक मुझे पता है अभी बंद हो चुका है, मतलब बैन हो चुका है। शायद अभी इंस्टाग्राम पे कोई रील आ चुका है, बट वही हो चुका कि वो लोग जो करते हैं वो खुद का पैसा कमा रहे हैं। बाकी का जो यूथ है, मतलब 1% कर रहा है और 99% देख रहा है, तो वो 99% अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। 1% कुछ भी करके अपना पैसा कमा रहा है। तो 99% लोगों को समझना होगा कि हमें ये सब चीजों में पैसा नहीं मिलने वाला है। ऐसे सो सर, आपको क्या लगता है कि हमारे जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह का है? लाइक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। मैंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सो आज के टाइम में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी कहा है कि हमें अगर इंडिया को आगे बढ़ाना है तो हमें सोलार पर ज़्यादा काम करना होगा। और एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैंने डिप्लोमा का पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, मैंने डिग्री का पूरा सिलेबस देखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर ना सोलर पावर पे एक चैप्टर भी नहीं है। सो इस तरह का एजुकेशन सिस्टम हमारा है। तो आपको क्या लगता है कि कैसा एजुकेशन सिस्टम है और इसमें बदलाव क्या क्या आने चाहिए?
देखो कैसा है ना, ये बात कहने के लिए अभी इतना तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, या इतना मैं ऐसा कह सकता हूँ लायक भी नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसके अंदर हो सकता है आगे वाले फ्यूचर्स को कुछ अच्छा और नया और जो ट्रेंडिंग है, जो चल रहा है, वो सीखने के लिए मिले। अभी का तो चलिए ठीक है, अभी जैसे भी चल रहा है जैसे आप कह रहे हो, बट आगे हो सकता है कि ड्यू टू दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी कुछ लेटेस्ट जो मार्केट में चल रहा है वही लोगों को सीखने के। सो सर, जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, लाइक मतलब बहुत सारे फील्ड्स में ऐसा होता है कि ना बच्चा कुछ और करना चाहता है और उसके पेरेंट्स कुछ और करने लगा रहे। सो ऐसे पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए या फिर ऐसे बच्चों ने क्या करना चाहिए? देखो कैसा है ना, यहाँ पे होता क्या है ना कि पेरेंट्स चाहता है बच्चा इंजीनियर बने, बच्चा चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं या मैं कॉमर्स करूं, जो भी है। यहाँ पे अभी हम लोग इंडिया में इतना फ्रीडम नहीं मिला आज भी, हम लोग कितना भी कहे कि स्टूडेंट्स को लिबर्टी मतलब दिया जाए, फ्रीडम दिया जाए, बट फिर भी कहीं ना कहीं अभी जो मतलब अभी ये जो 21st सेंचुरी के जो पेरेंट्स नए बन के आ रहे हैं, जो हमारे जैसे हैं, जो आगे चल के अपने बच्चों को बताएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी ये बात सच है कि हम इंजीनियर्स, हम हमारे जब दोस्तों से बात करते हैं तो हम लोग यही बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए बच्चे को इंजीनियर नहीं बनाऊंगा। तो मतलब कहीं ना कहीं आगे चल के मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स भी उतने एजुकेटेड हो जाएंगे जो स्टूडेंट्स को मतलब अपने बच्चों को उतना फ्रीडम दे सकते हैं, बट नॉट नाउ। अभी ये मुझे नहीं लगता है पॉसिबल है, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे शायद तब हो सकता है, शायद, वो भी पता नहीं ऐसे। सो सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि लाइक इंसान ने ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे उसको लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिले? मतलब कुछ एक ही ऐसा काम, मतलब काम तो रेगुलर लाइफ में जो काम कर रहा है जिससे पैसा आ रहा है, जिससे ज़िंदगी चल रही है, वो काम तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा एक अलग काम जिससे उसको सेटिस्फैक्शन मिले लाइफ में, खुशी खुशी, यानी जब वो मरे ना तो उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए मैंने लाइफ में कुछ किया नहीं। ऐसा एक काम क्या कर सकता है इंसान? देखो कैसा है ना कि सबके अपने अपने अलग अलग थिंकिंग है। मेरे थिंकिंग के हिसाब से मैं यही कहता हूं ना कि लाइफ को यार खुल के जियो। खुल के जियो का मतलब क्या है ना कि लोग बहुत अंदर से जीते हैं, मतलब खुद को घुट घुट के जीते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। चाहे आप 5,000 महीना कमाओ, चाहे आप 50,000 महीना क्यों ना कमाओ, आप जो भी कमा रहे हो उसमें खुद को सेटिस्फाइड, अभी देखो या तो आप खुद को सेटिस्फाइड कर सकते हो या तो कह सकते हो। अगर आपको खुद को सच में सेटिस्फाइड करना है तो आप वही काम करो जो आपका दिल कहता है। बट होता क्या है ना कि हर इंसान, जैसे कि मैं आपको बता दूं ना कि हर इंसान सलमान खान का मूवी देख के आने के बाद लाइक दबंग, तो वही बोलता है कि मुझे आईपीएस बनना है, बट बाहर आने के बाद वो भूल जाता है ये सब बातें। ऐसा है, उसके दिल में बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, बट वो सपनों को इंप्लीमेंट ही नहीं करता। वो उसके बारे में सोचता ही नहीं कि क्या ये सपना मैं सच कर सकता हूं क्या। डरता है यार, वो अंदर से बहुत डरा हुआ होता है, और उसका सबसे बड़ा डर यही है ना कि क्या कहेंगे लोग। तो ये क्या कहेंगे लोग जब ये दिमाग से निकाल देगा ना, तो यार मुझे लगता है ना कि वो जिंदगी में बहुत मतलब नीडर होके जिएगा। उसको जरूरत ही नहीं ना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आज जब मैंने क्लासेस चालू किया ना तो लोग मेरे बारे में भी बहुत कुछ कहते थे कि जो बंदा खुद अच्छा नहीं पढ़ा वो क्या बच्चों को पढ़ाएगा, ऐसा। तो ये चीजें है ना, लोगों का आज भी देखने का नजरिया ऐसा होता है कि पढ़ाने के लिए टीचर को गोल्ड मेडलिस्ट ही होना चाहिए, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट ही होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है यार। मतलब मैं हमेशा कहता हूं ना कि एक अच्छा स्टूडेंट अच्छा टीचर नहीं बन सकता, सीधी बात है। तो ये आपके अंदर होना चाहिए, आपको उतना जो आपको दिल को लगे। अगर आपके दिल में सच में लगता है ना कि मुझे ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करना है तो भाई जा ना, तू सोचेगा तो होगा। तू अगर इसके अंदर ये सोचेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, लोन कौन देगा, दिया तो कैसे उतारूंगा, तो यार ये तो खुद को ही मतलब डीमोटिवेट कर रहा है। तू पानी में जंप तो कर, तू ऑटोमेटिकली किनारे तक चला जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो बस गो विद द फ्लो, और कुछ भी नहीं है। आप बस फ्लो के साथ चलो, डरो मत। एक चीज याद रखो कि आज आपके लोग पैर खींचेंगे, और जब इंशाल्लाह आप लाइफ में सक्सेस थोड़ा बहुत भी पालोगे ना 0.1%, तो वही लोग कहेंगे कि यही मेरा दोस्त है, इसको मैंने कहा था कि ये काम कर, समझे, ऐसा। तो बस गो विद द फ्लो। बाकी दुनिया का बिल्कुल मत सोचो यार, कोई आएगा नहीं, 2 रुपए का चाय कोई नहीं पिलाएगा आपके मैयत पे, कोई 2 मिनट के ऊपर आंसू नहीं बहाएगा, समझे। तो सीधी बात है, गो विद द फ्लो, ठीक है।
तो सर मुझे गारंटी है कि लाइफ में आप कभी ना कभी एक मोटिवेशनल स्पीकर पक्का बनोगे, गारंटी है, मुझे पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ। और आप अपनी टीचिंग ऐसे ही चालू रखोगे और हम जैसे हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों बच्चों के दिल में आप जगह बनाओगे, मुझे पूरी गारंटी है सर। थैंक यू सो मच। कोशिश यही रहेगी कि बहुत सारे बच्चों की जिंदगी में कुछ अच्छा डाल सका तो डाल सकूं। देखते हैं कुछ अच्छा प्रभाव, बाकी आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। थैंक यू सो मच वन्स अगेन। सो जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल आणि या व्हिडिओमधून खूप सारं मोटिवेशन भेटलं असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, खाली कमेंट करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि सबस्क्राईब करून जा। ओके, तुम्ही बेल आयकॉन सुद्धा वाजवू शकता सबस्क्राईब बटनच्या बाजूला। आणि हा व्हिडिओ आमचा स्पॉटिफायवर ऐकायला ॲज अ पॉडकास्ट तुम्हाला भेटेल, त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। सो जाऊन तिथे सुद्धा बघा। तोपर्यंत भेटूया पुन्हा एकदा अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।